ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। 11 बज चुके हैं, जितने लोगों को आना था आ गए हैं, स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज की क्लास का, बहुत ध्यान से पूरी वीडियो मतलब पूरी क्लास आपने अटेंड करनी है। वीडियो की रिकॉर्डिंग लास्ट में सबको मिल जाएगी। और आज जो मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग दूंगी वो नोट्स के साथ में अवेलेबल कराऊंगी। लास्ट जो क्लास मैंने ली थी उसके बाद काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए हुए थे कि मैम नोट्स भी प्रोवाइड करना क्लास के बाद। तो अब से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, मतलब पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। और आज की क्लास के बाद क्वेश्चन आंसर्स भी का भी सेशन करने वाले हैं हम। ओके, तो पहले क्लास एक बार ही कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि मैं ट्विटर पे अपने कुछ चार्ट्स अपडेट करती हूँ और वहाँ पे बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैम ये चार्ट्स आप बनाते कैसे हो। ठीक है, मतलब स्टॉक के बारे में कैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, कैसे आप चार्ट पैटर्न ड्रॉ करते हो, मतलब वो चार्ट्स कैसे ढूंढते हो, कैसे बनाते हो। तो आज का जो टॉपिक है वही है कि उन स्टॉक्स को कैसे ढूंढते हैं और दूसरा चार्ट्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए हमें चार्ट पैटर्न सीखना होगा कि चार्ट पैटर्न आखिर होता क्या है। चार्ट पैटर्न्स में बहुत सारे पैटर्न हैं। जो इम्पॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स हैं जिनको मैं यूजुअली ड्रॉ करती हूँ या जो बहुत ज़्यादा चार्ट पर देखने को मिलते हैं, सिर्फ मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला जो पैटर्न है वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होता है, आपने बहुत बार शायद सुना भी होगा, पहले पढ़ा भी होगा, लेकिन इन पैटर्न्स को चार्ट पे अप्लाई करके भी देखेंगे। और एक चीज़ और, जितने भी पैटर्न्स हैं उनमें ना एक नेकलाइन होती है। नेकलाइन क्या होती है, ये जो हमने जो कुछ भी ड्रॉ किया है उसका जो लोअर पार्ट है वहां से हम एक नेकलाइन को ड्रॉ करते हैं, एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, उसको नेकलाइन बोलते हैं। तो जितने भी पैटर्न्स हम पढ़ेंगे सब में आप एक वर्ड पढ़ोगे नेकलाइन। तो नेकलाइन जहां तक भी स्टॉक ने हाई लगाया, लो लगाया, जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो लाइंस होती हैं इनको हम नेकलाइन बोलते हैं। ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले मिडल में आपको एक हेड जैसा पैटर्न नजर आ जाएगा, लेफ्ट में लेफ्ट शोल्डर होता है, राइट में राइट शोल्डर होता है, नीचे जो हम उनको मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसको बोलते हैं नेक लाइन। और जहां पर भी ये पैटर्न बनता है वहां से क्या होता है, लोअर साइड पर एक ब्रेकआउट आता है। ज्यादातर हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होता है, स्टॉक वहां से गिर जाता है। ठीक है, यहाँ से एक ब्रेकआउट मिलता है हमें, मतलब ब्रेकडाउन मिलता है, नीचे एक कैंडल पूरी की पूरी सस्टेन करनी चाहिए। ब्रेकआउट मेरी नज़र में वो है जहाँ पर एक या दो कैंडल प्रॉपर सस्टेन कर जाए नेकलाइन के नीचे या फिर नेकलाइन के ऊपर या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर, सपोर्ट के नीचे, कहीं भी प्रॉपर ब्रेकआउट का मतलब है एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल प्रॉपर सस्टेन कर जाए, वो भी छोटी कैंडल्स। बड़ी कैंडल में अगर ब्रेकआउट हो जाए तो फिर ऐसे हम ब्रेकआउट्स को अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ये यहाँ से स्टॉक को गिराने का मतलब, आप ये कह सकते हो कि यहाँ से बियरिश हम रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न में। हेड एंड शोल्डर पैटर्न चार्ट पे कैसा बनता है मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। एक सेकंड। ये मैंने कोफोर्ज का चार्ट यहाँ पर लगाया हुआ है। मिडल में हेड, राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर। अब ब्रेकआउट हम इसको बोलेंगे यहाँ पे ये, और इस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर गया। तो अगर आपने यहाँ पे कहीं कोई बाय की भी पोजीशन बनाई हुई है और ऐसा पैटर्न आपको टॉप पे बना हुआ नजर आ जाए कि अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया है, तो यहाँ से हम अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट, मतलब पोजीशन को वहाँ पे क्लोज भी कर सकते हैं और दूसरी पोजीशन यहाँ से एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग ज़रूरी नहीं है ना कि यहाँ से सब कुछ सेल ही करें। यहाँ पे अगर हम ब्रेकआउट पे कभी हमने कोई स्टॉक बाय भी किया हुआ है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि अब ऐसा कुछ पैटर्न बन गया और यहाँ से स्टॉक गिर जाएगा, पोजीशन को एग्जिट कर लेना है। ठीक है, इसका अगर हम उल्टा कर दें, हेड एंड शोल्डर पैटर्न में हेड ऊपर था, इस हेड को अगर हम उल्टा कर दें तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाता है। मतलब हेड नीचे की साइड है, राइट में राइट शोल्डर है, लेफ्ट में लेफ्ट शोल्डर है, फिर यहां से अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो ये होता है बुलिश पैटर्न। स्टॉक में भी एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो यहाँ पर इसके साथ में ही मिल गया बना हुआ।
लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर और मिडल में हेड। ठीक है, यहाँ से मिला है हमें ब्रेकआउट और मूव आप देख सकते हो। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न में बियरिश मूवमेंट होता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में बुलिश मूव आता है। ठीक है, अब ये सारे पैटर्न्स जैसे हम अपनी पीडीएफ में देख रहे हैं, ठीक है, बहुत क्लियर बने हुए, चार्ट में उतने क्लियर बने हुए हमें नजर नहीं आएंगे। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एटलीस्ट 500 चार्ट्स में, मतलब रेगुलर बेसिस पे आपको चार्ट्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आईज जो है वो चार्ट पे सेट होती हैं। इतनी इजीली चीज़ें समझ में नहीं आ जाती कि आपने एक बार सीखा और आपको सब कुछ समझ में आ गया। तो रेगुलर चार्ट की प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत आसानी से आइडेंटिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा कि अच्छा यहाँ पर ये पैटर्न बन रहा है। कई बार ऐसा होता है कि एग्जैक्टली ऐसा ना बन के थोड़ा टेढ़ा बन जाएगा, ठीक है, या फिर थोड़ा सा डाउन साइड पर बन जाएगा, लेकिन आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि हाँ ये प्रॉपर पैटर्न है या फिर नहीं है। तो नेक्स्ट पैटर्न पे आ जाते हैं, असेंडिंग वेज। असेंडिंग वेज पैटर्न, कई बार क्या होता है ना, स्टॉक ऐसे धीरे धीरे ऊपर जा रहा है लेकिन प्रॉपर कंटिन्यूटी के साथ ऊपर नहीं जा रहा, मतलब एक प्रॉपर ट्रेंड के साथ ऊपर नहीं जा रहा, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है फिर थोड़ा सा नीचे आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, इसी फॉर्म में चल रहा है। तो इनको अगर हम देखें ना, तो यहाँ से हम एक लाइन, दो लाइंस ड्रॉ करते हैं, ऊपर भी लाइंस ड्रॉ करते हैं और नीचे भी लाइंस ड्रॉ करते हैं, मतलब अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। बट कहाँ ड्रॉ करते हैं, जहां पर एटलीस्ट 3 टाइम्स या मिनिमम 2 टाइम्स स्टॉक ने आकर सस्टेन किया हो, मतलब स्टॉक ने आके सपोर्ट लिया हो या फिर स्टॉक ने आके रेजिस्टेंस पे टच किया हो, वहां पर हम ये ड्रॉ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर चार्ट में देखते हैं, 1 बार 2 बार और 3 बार टच किया अपर ट्रेंड लाइन पर, सेम यहाँ पर भी लोअर ट्रेंड लाइन पर टच किया, लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, यहाँ से बेयरिश मूव, अगेन लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और यहाँ से बेयरिश मूव। तो ऐसा होता है असेंडिंग वेज पैटर्न। ठीक है, अब असेंडिंग वेज का ही उल्टा डिसेंडिंग वेज हो जाता है, मतलब स्टॉक गिर तो रहा है लेकिन प्रॉपर एक डायरेक्शन में ना गिर के धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे जाके गिर रहा है। असेंडिंग वेज पैटर्न में ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है बुलिश पैटर्न की, लेकिन यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है ना चार्ट को देखने का, जो भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, चाहे वो असेंडिंग वेज की हो चाहे वो डिसेंडिंग वेज की हो, अगर अपर ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो स्टॉक में बुलिश मूव आ जाता है, लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो स्टॉक में बेयरिश मूव आ जाता है। डिसेंडिंग वेज में ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है यहाँ से बुलिश मूव आने की, और डिसेंडिंग वेज ज्यादातर बॉटम पे बनता है। ठीक है, मतलब ऊपर से स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ, जब ये प्रॉपर नीचे सपोर्ट के पास आ जाएगा तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट होगा। अपर ब्रेकआउट मतलब अपर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी, प्रॉपर 1 या 2 कैंडल, मिनिमम 2 कैंडल छोटी कैंडल के साथ जब सस्टेन कर जाए ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो उसको हम प्रॉपर ब्रेकआउट मानते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर पूरा एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट में फिर स्टॉक्स में मैं आपको दिखा दूंगी, और रिसेंटली अभी कहाँ पर ट्रेंड लाइंस बनी हुई है ऐसी कि मतलब पॉसिबिलिटीज है अब ऊपर जाने की स्टॉक के या फिर गिरने की, वो भी मैं लास्ट में आपको एक बार शो कर दूंगी। अब ये जो पैटर्न है डबल टॉप और डबल बॉटम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैटर्न, सबसे ज्यादा बनता है और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पैटर्न है। इनको हम एम पैटर्न या फिर कुछ लोग डब्ल्यू पैटर्न भी बोल देते हैं। ठीक है, डबल टॉप और डबल बॉटम। डबल टॉप ऑफकोर्स टॉप पे बनता है, डबल बॉटम बॉटम पे बनता है। स्टॉक नीचे गया, थोड़ा सा ऊपर गया, अगेन नीचे, फिर ऊपर। ये जो हम, इसने डब्ल्यू जैसा एक पैटर्न बना दिया, इसका ये जो डब्ल्यू का ये वाला पार्ट है ना, ये इसके पास हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी इसको हम बोलेंगे ब्रेकआउट। इस ब्रेकआउट के ऊपर जब निकल जाएगा तो यहां से बुलिश मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टारगेट्स कैसे आइडेंटिफाई करने, मैंने फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था, जिन्होंने फर्स्ट सेशन लिया होगा उनको शायद याद होगा कि स्विंग्स को देखकर हम कैसे टारगेट्स डिसाइड करते हैं, वो अभी दोबारा से भी एक्सप्लेन कर दूंगी। तो डब्ल्यू में जो ये डब्ल्यू वाला पार्ट है, इसके ऊपर जैसे ही हमारी नेकलाइन ब्रेक हुई, मतलब ट्रेंड लाइन ये वाली ब्रेक हुई, यहां से एक बुलिश मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डबल टॉप के साथ
अगर एक तीसरा भी टॉप बन जाए, इसको बोल देते हैं ट्रिपल टॉप। मतलब स्टॉक एक बार ऊपर गया, नीचे आया, अगेन ऊपर गया, नीचे आया, यहां से ब्रेकआउट देने की बजाय, ठीक है, ब्रेकआउट देने की वजह क्या हुआ, फिर से यहीं से ऊपर चला गया, क्योंकि ये तो सपोर्ट है, जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा नीचे नहीं आएगा। फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, और इस बार दिया ब्रेकआउट। तो ये इसने कितनी बार यहाँ पे बना दिया, 3 बार। तो इसको बोल देंगे ट्रिपल टॉप। सीधी सी बात है, यहाँ पर सपोर्ट बना दिया, जब सपोर्ट ब्रेक हुआ उसके बाद यहाँ से स्टॉक गिरा, ठीक है, इधर से। अब इतना बड़ा डबल बॉटम, बहुत ह्यूज गैप के साथ डबल बॉटम। ऐसे जब भी डबल बॉटम या डबल टॉप बनते हैं ना बहुत ह्यूज गैप के साथ, तो ऐसे जो डबल बॉटम और डबल टॉप होते हैं ये मंथली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में या फिर ईयरली टाइम फ्रेम में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि इतने बड़े बड़े अगर डबल टॉप और डबल बॉटम बन जाए तो उनमें मूव तो बहुत अच्छा आएगा, लेकिन बहुत टाइम लगाकर। हमारे जैसे स्विंग ट्रेडर्स के लिए उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता। जो छोटे डबल टॉप या फिर छोटे डबल बॉटम बनेंगे, हम लोग उनको ज़्यादा कंसिडर करते हैं। मैं स्पेशली उन्हीं को कंसिडर करती हूँ, क्योंकि इनमें हमें होल्डिंग पीरियड इनमें बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर टाइम देते हो स्टॉक को, तो फिर ये उसके लिए ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सपोर्ट लाइंस और रेजिस्टेंस लाइंस पे। ये टॉपिक को लास्ट में लेंगे और सीधा मैं आपको ये ड्रॉ करके बताऊंगी कि इनको कैसे ड्रॉ करते हैं। डायरेक्टली टेलीग्राम उस पर ट्रेडिंग व्यू पे ड्रॉ करेंगे सपोर्ट लाइंस को। ठीक है, नेक्स्ट आता है बुलिश रेक्टेंगल। बुलिश रेक्टेंगल क्या होता है, बेसिकली स्टॉक जब भी साइडवेज हो जाए, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है सीधा सीधा, किसी भी साइड पे कोई ब्रेकआउट नहीं आ रहा, कहीं नहीं जा रहा, स्टॉक बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है, तो इसको ऊपर से भी मार्क कर दिया, नीचे से भी मार्क कर दिया। ये एक रेक्टेंगुलर जैसी पैटर्न में बन गया, मतलब रेक्टेंगुलर जैसी फॉर्म में बन गया। ऊपर की साइड निकलेगा, मतलब अपर ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, तो इसको बोल देंगे बुलिश रेक्टेंगल। नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा तो उसको बोल देंगे बियरिश रेक्टेंगल। कुल मिला के बात यह है कि रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो ऊपर चला जाएगा, सपोर्ट ब्रेक होगा तो नीचे आ जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शायद पैटर्न्स पता ही नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के। और अभी हमने जो असेंडिंग वेज पैटर्न पढ़ा था, मतलब कि स्टॉक ऐसे धीरे 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 ऊपर जा रहा है, तो कई बार क्या होता है, ऊपर ना स्टॉक, यहाँ पे हम ऐसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर पा रहे हैं, लेकिन स्टॉक कई बार ऐसे ऊपर जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम ऊपर कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहे, क्योंकि ट्रेंड लाइन को हम ऐसे टेढ़ा मेढ़ा तो ऑफकोर्स ड्रॉ नहीं कर सकते ना। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ एक नीचे ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो पा रही है, तो यहाँ पे ऊपर कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, नीचे एक सपोर्ट लाइन, इसको हम बोल देते हैं सपोर्ट लाइन। तो इसमें भी जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो भी यहाँ से एक बियरिश मूव एक्सपेक्टेड होता है। सेम इसका अगर मैं उल्टा कर दूं कि स्टॉक में नीचे कुछ भी हो रहा है, मतलब प्रॉपर एक ही वे में नहीं चल रहा है, लेकिन ऊपर एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बन रही है, तो यहाँ से जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो यहाँ से बुलिश मूव एक्सपेक्ट हो जाता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ इस टाइप्स के भी होते हैं। ये बुलिश रेक्टेंगल था, ये देखो ट्रेंड लाइन सपोर्ट और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस इनको बोलते हैं। ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है ना, ये यही है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। ऊपर वाली लाइंस जो है या नीचे वाली लाइंस जो है उनको प्रॉपर हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे इसको, क्योंकि हम ऐसे ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे ना, बिल्कुल लाइन स्ट्रेट होगी तभी हम ड्रॉ कर सकते हैं। अभी एक्सप्लेन किया था रेक्टेंगल है लेकिन बियरिश है। लोअर साइड पे, लोअर ट्रेंड लाइन पे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक नीचे गिर जाएगा, ऊपर ब्रेकआउट आएगा, स्टॉक ऊपर चला जाएगा। असेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल में क्या है, नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है वो ऐसे असेंडिंग डायरेक्शन में है, ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है वो एकदम सीधी है। ठीक है, असेंडिंग वेज में और असेंडिंग ट्रायंगल में यही डिफरेंस है। ये ट्रायंगल जैसा बन रहा है, वो ऐसा बन रहा था, ठीक है, और ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन जैसा बन रहा है, मतलब आगे मतलब ट्रायंगल जैसा बन रहा है, आगे जाके दोनों लाइंस मिल रही है यहाँ पर एक पॉइंट पे। इसको आगे खींच दें तो यहाँ पर एक पॉइंट पे मिल जाएंगी। ऊपर रेजिस्टेंस है और नीचे ट्रेंड लाइन है, तो इसमें क्या होता है, जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो यहाँ से काफी अच्छा बुलिश मूव देखने को मिल जाता है हमें। इसका ऑपोजिट डिसेंडिंग ट्रायंगल, नीचे एक सपोर्ट की लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो एक बार ही थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं।
सबसे पहले हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न पढ़ा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में मिडल में हेड होता है, लेफ्ट साइड लेफ्ट शोल्डर, राइट साइड राइट शोल्डर, और मिडल में नेक लाइन, मतलब लोअर साइड पर एक नेक लाइन को हम ड्रॉ कर देते हैं। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो था वो बियरिश पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद उसका ऑपोजिट हमने पढ़ा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न में ज्यादातर हमें बुलिश मूव देखने को मिलते हैं। ज्यादातर क्या, ये बुलिश पैटर्न ही होता है। इसमें नेकलाइन जैसी यहाँ पर ब्रेक होती है तो यहाँ से बुलिश मूव आ जाता है। नेक्स्ट हमने पैटर्न पढ़ा था असेंडिंग वेज। असेंडिंग वेज पैटर्न में क्या था कि धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जा रहा है बट एक ही रेंज में, ठीक है। तो जैसे ये रेंज ब्रेक होती है, अपर ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो अपर डायरेक्शन में स्टॉक मूव करता है, लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो लोअर डायरेक्शन में स्टॉक मूव करता है। कुल मिला के बात यह है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो स्टॉक में मूव आता है, वरना एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहता है स्टॉक। इसका ऑपोजिट डिसेंडिंग वेज पैटर्न। डिसेंडिंग वेज पैटर्न में ज्यादातर अपर ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। अपर ट्रेंड लाइन जैसी ब्रेक होती है स्टॉक में एक बुलिश मूव आ जाता है। लोअर ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती है तब भी मूव आता है, लेकिन ज्यादातर ये पैटर्न जो है वो बुलिश मूव ही एक्सपेक्ट कराता है हमें। सबसे इम्पॉर्टेंट पैटर्न है डबल टॉप और डबल बॉटम। सबसे ज्यादा बनते हैं और सबसे ज्यादा बनने के बाद ये पैटर्न वर्क भी करते हैं सबसे ज्यादा। तो जैसे ही डबल टॉप में नेकलाइन ब्रेक होती है बियरिश मूव आता है, डबल बॉटम पैटर्न में नेकलाइन ब्रेक होती है तो बुलिश मूव आता है, ठीक है। ये सभी पैटर्न अभी मैं आपको चार्ट पे भी ड्रॉ करना बताऊंगी कि ड्रॉ हम चार्ट पे करते कैसे। अभी तो ये मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में सिर्फ सामने दिखा रही हूँ। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो एक बार रिकॉल कर लो, क्योंकि शायद बीच में थोड़ा सा वॉइस का कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रेजिस्टेंस लाइंस पे। रेजिस्टेंस लाइंस मैंने बोला था कि अभी चार्ट पे मैं इसको डायरेक्टली ड्रॉ करना बताऊंगी कि इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न में क्या था, स्टॉक साइडवेज हो जाता है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। इसमें जिस भी साइड ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ये रेक्टेंगुलर जैसी फॉर्म में हो गया। तो जिस भी साइड ब्रेकआउट आता है, अगर बुलिश साइड ब्रेकआउट आया तो इसको हम बोलते हैं बुलिश रेक्टेंगल। बियरिश मूव आ गया तो यहाँ से बोलते हैं बियरिश रेक्टेंगल। लेकिन ब्रेकआउट का मतलब होता है एक कैंडल या फिर दो कैंडल प्रॉपर सस्टेन इस रेक्टेंगल के बाहर, ठीक है। उसके बाद ट्रेंड लाइन सपोर्ट और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। स्टॉक मूव कर रहा है लेकिन एक ही साइड हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर लोअर साइड पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। अगर हम अपर साइड पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर पा रहे हैं तो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। डायरेक्टली चार्ट्स पे आ जाते हैं अब, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ भी करके दिखाए थे चार्ट्स। ये देखो, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, लेफ्ट शोल्डर, नेक लाइन एंड राइट शोल्डर। मिडल में हेड है, मिडल वाला हेड है, लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर, और इसको हम नेक लाइन कंसिडर करेंगे। और ये है ब्रेकआउट, यहां से ब्रेकआउट मिला नेक लाइन के नीचे और उसके बाद स्टॉक का मूव ये होता है, ठीक है। ये था हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब अगर मैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात करूं, उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर और ये मिडल में हेड, ये पैटर्न है। अब इस पैटर्न में अगर मैं इसकी नेकलाइन को यहाँ पे ड्रॉ करूं, इधर इसके ऊपर जब स्टॉक ने सस्टेन किया तो उसके बाद हमें यहाँ से ब्रेकआउट मिला और फिर यहाँ से हमें देखने को मिला एक अच्छा बुलिश मूव। अब बात आती है कि मूव तो ठीक है बुलिश है, लेकिन टारगेट्स को कैसे मेंशन करें, मतलब टारगेट्स को कैसे सेट करें कि कौन सा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो जितने भी हमारे स्विंग्स होते हैं, एक बार रिमूव कर देती हूँ पूरे चार्ट को। जितने भी हमारे स्विंग्स होते हैं, ये वाले स्विंग, एक बार ऊपर गया दूसरी बार ऊपर गया, ये स्विंग है। जितने भी स्विंग होते हैं जहां पे भी हमें ब्रेकआउट दिख रहा है, उसके बाद जो लास्ट हमारा हाईएस्ट स्विंग है
उसके पास हम एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रेंड लाइन, ऐसे ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। स्टॉक जो है वो यहां तक जाने की पॉसिबिलिटी होती है ज़्यादातर, मतलब मैक्सिमम टाइम्स हम यहाँ पे अपना टारगेट सेट करते हैं, यहाँ पे स्टॉक आ गया और यहाँ पे आके भी स्टॉक एक बार रुकता ज़रूर है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक बार देखो साइडवेज हो गया कुछ टाइम के लिए, साइडवेज हुआ, दूसरा दोबारा ऊपर गया, फिर से नीचे आया अपने इसी साइडवेज पार्ट के पास, फिर दोबारा ऊपर। तो इस लाइन के पास, मतलब इस वाले सपोर्ट के पास या इस वाले रेजिस्टेंस के पास स्टॉक आके रुकेगा जरूर। जो भी हमारा लास्ट हाई होता है वो हमारा टारगेट भी होता है और लास्ट हाई जो है वो हमारा रेजिस्टेंस भी होता है। मतलब अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो यहां से स्टॉक और ऊपर भी जाएगा। ये देखो, ये था लास्ट हाई। अब यहां पे अगर मैं पैटर्न की बात करूं, ध्यान से अगर हम देखें, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, अगेन हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख गया। यहाँ पे हुआ है ब्रेकआउट और उसके बाद दोनों इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न में ना डिफरेंस था। पहले वाले हेड एंड शोल्डर पैटर्न में और इस वाले पैटर्न में क्या डिफरेंस था, ये हमें बहुत छोटा पैटर्न मिला था, छोटा पैटर्न मिला, छोटा मूव आया, लेकिन ये बहुत बड़ा पैटर्न मिला है। मतलब 2024 से लेकर कितना लंबा, मतलब 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 5-6 महीने के बाद ये अपने रेजिस्टेंस के पास आया है। तो इतने महीने बाद अगर रेजिस्टेंस के पास आया तो यहाँ से ब्रेकआउट भी देने के बाद मूव भी अच्छा देकर जाएगा। ऐसे जब भी पैटर्न बनते हैं, बड़े पैटर्न जो बनते हैं उनमें मूव बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ मैंने स्टॉक्स ऑलरेडी सेव करके रखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। रिलायंस का चार्ट सबसे पहले लगा लेते हैं। अगेन यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, नेकलाइन ब्रेक और बहुत अच्छा मूव। ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, असेंडिंग वेज पैटर्न, एक, दो, तीन और चार, ये पांचवें पर तो ब्रेकआउट ही आ गया। 4-5 बार रेजिस्टेंस के पास टच करके स्टॉक वापस अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आया है, वापस ऊपर गया है और यहां से जब ब्रेकआउट दिया उसके बाद मूव देखो, एक अच्छा मूव देकर गया। बहुत अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पर है। किसी भी ट्रेंड लाइन को स्टॉक टच कर रहा है और घूम रहा है, टच कर रहा है, घूम रहा है, वापस ऊपर जाके डाउन साइड पर आ जा रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट दिया उसके बाद मूव आपके सामने है। तो जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो रेजिस्टेंस को ब्रेक होते ही हम कभी भी बाय करने का नहीं सोचते तुरंत। रेजिस्टेंस को ब्रेक होने के बाद 1 या 2 कैंडल का वेट करते हैं। 1 या 2 कैंडल जो है वो कंफर्मेशन कैंडल होती हैं, ब्रेक हो जाए, कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ अब ये इसके रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया है, उसके बाद फिर हम अपनी एंट्री को प्लान करते हैं। रेजिस्टेंस या सपोर्ट तुरंत ब्रेक होते ही कभी भी हम एंट्री नहीं करते। पीछे आ जाते हैं, बुलिश रेक्टेंगल। बुलिश रेक्टेंगल कैसे है, एक ही फॉर्म में, मतलब एक ही डायरेक्शन में, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, सामने सामने, मतलब साइडवेज सा ट्रेंड था। यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा था स्टॉक, ऊपर नीचे बस एक ही साइडवेज फॉर्म में। और जैसे ही हमने यहाँ पर देखा कि रेक्टेंगल ब्रेक हुआ है उसके बाद मूव। अब लास्ट जो मैंने बताया था कि हाई हम मतलब टारगेट जो है वो कैसे मेंशन करते हैं, लास्ट स्विंग को देखकर या फिर लास्ट हाई को देखकर। बिल्कुल आपके सामने रिजल्ट है कि इसके बाद वहीं से हमारा स्टॉक घूम गया। ये देखो,
हाई कहाँ तक लगाया, यहीं तक, उसके बाद स्टॉक फिर साइडवेज या फिर स्टॉक अच्छा खासा नीचे भी आया है। तो इसके बाद अगर जब तक ये दोबारा से इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तब तक हम स्टॉक को होल्ड नहीं करेंगे। पहली जो हमने पोजीशन बनाई होती है उसको एटलीस्ट यहाँ पर क्लोज करना ही करना है, ठीक है। एक बार निकल जाओ स्टॉक से, उसके बाद दोबारा अगर ब्रेकआउट आएगा तो फिर देखेंगे, लेकिन एक बार हमें निकलना जरूर है यहाँ से। एक बार निकल जाएंगे फिर ब्रेकआउट आएगा तो देख लेंगे, बट निकलना कंपलसरी है स्टॉक से, ये सोच के रखना हमेशा। कुछ लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा मूव आ गया, आगे भी देखते हैं ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि लास्ट एक और स्विंग तो हमें यहाँ पे भी नजर आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे भी यहाँ तक भी स्टॉक जा सकता है 333 या फिर 40 तक भी, लेकिन जाएगा कब, जब इसके ऊपर यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिलेगा। इधर इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो चला जाएगा। यहाँ देखो इधर कोई यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहे, टेढ़ा मेढ़ा सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा हो रहा है। इधर देख रहे हो कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं हो पा रही। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कहीं भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये देखो ढंग से ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे। नीचे इधर यहाँ पर ये पार्ट अलग है, ठीक है, इधर वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग हो रहा है। इसको अगर हम देखें, ये देखो, तो ऐसी फॉर्म में कभी भी ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ नहीं करते। ट्रेंड लाइन कब ड्रॉ करेंगे, जब प्रॉपर हमें नजर आ रहा होगा कि हाँ सीधी लाइन जो है वो प्रॉपर दिख रही है कि उसके पास स्टॉक ने जाकर टच किया है और फिर अगेन वहां से ऑपोजिट रिवर्स किया है, ठीक है, तभी ट्रेंड लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। मैं जितना इजी फॉर्म में हो सकता है समझाने का ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को डिफिकल्ट चीजें समझ में नहीं आती है, इसलिए मैं जितना इजीएस्ट फॉर्म में हो सकता है मैं वो समझाने का ट्राई कर रही हूँ आज। और जिस पीडीएफ से हमने रीड करा था, पढ़ा था, वो पीडीएफ सबको मिल जाएगी क्लास के लास्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, हिंडाल्को। हिंडाल्को में बहुत सारे पैटर्न्स बने हुए हैं, असेंडिंग वेज, फ्लैग एंड पोल पैटर्न। हाँ, फ्लैग एंड पोल पैटर्न मैंने शायद पीडीएफ में बताया नहीं था और मैं ध्यान नहीं रहा था मुझे बताना, ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ पे बना हुआ नजर आया तो मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। फ्लैग एंड पोल पैटर्न सबसे पहले समझा देती हूँ क्या होता है। फ्लैग एंड पोल पैटर्न में एक बड़ी सी पोल होती है, मतलब बिल्कुल फ्लैग जैसी शेप का पैटर्न होता है, इसलिए इसको फ्लैग एंड पोल पैटर्न बोलते हैं। ये जो नीचे वाली लाइन है ये इसको पोल बोल देंगे, ये जो आगे वाला पार्ट है इसको बोल देंगे फ्लैग। अब ये जो आगे फ्लैग वाला पार्ट है यहाँ हमें दिख रहा होगा कि रेक्टेंगल जैसा है, मतलब सामने 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 स्टॉक साइडवेज हो गया है, ठीक है। और ये नीचे वाली जो पोल है ये काफी ज्यादा यहाँ से मतलब बुलिश मूव आया है, उसके बाद स्टॉक साइडवेज हो गया। अब एक बुलिश मूव के बाद जब भी स्टॉक साइडवेज हो जाए तो उसको बोल देते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न, या फिर एक बियरिश मूव के बाद जब भी स्टॉक साइडवेज हो जाए तो उसको बोलते हैं बियरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न। सिंपल है। अब इसमें करना क्या होता है, अगर बियरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता है तो नीचे वाला जो फ्लैग वाला पार्ट होता है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं उस पर ट्रेंड लाइन, और यहाँ से जब ऊपर की साइड पर एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, मतलब ये रेक्टेंगल जब ब्रेक होता है तो वहां से एक मूव आ जाता है। और ये इसमें जब भी मूव आता है तो मूव कितना बड़ा आता है, इसकी पॉसिबिलिटी होती है फ्लैग जितना बड़ा, फ्लैग की पोल जितना बड़ा, मतलब जितनी बड़ी पोल है उतना बड़ा मूव आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ से ब्रेकआउट मिला और यहाँ से एक मूव। अब इधर देखो असेंडिंग वेज पैटर्न, लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेक यहाँ से और नीचे गिर गया स्टॉक। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती तो ऊपर जाने के चांसेस थे, लेकिन हमने पढ़ा था असेंडिंग वेज में ज्यादातर क्या होता है, लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। तो वही असेंडिंग वेज में लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है और स्टॉक में बेयरिश मूव। अब असेंडिंग वेज में ना एक चीज और होती है, बहुत सारे ट्रेडर्स भी करते हैं वो चीज, जब कभी भी आपको ऐसा दिख रहा है कि असेंडिंग वेज जैसा पैटर्न बन रहा है, मतलब ऐसा सीधा कुछ ऐसे बना हुआ है, एक ही डायरेक्शन में स्टॉक मूव कर रहा है,
तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगेन जब नीचे ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास आया स्टॉक, तो यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं। किस टारगेट के लिए? इस टारगेट के लिए, क्योंकि हमें पता है कि अभी ब्रेकआउट कब होगा नहीं पता, जब ब्रेकआउट हो जाएगा तब तो ऊपर के लिए बाय करेंगे फिर से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बाय करके हम यहाँ पे सेल कर देते हैं, नीचे आएगा बाय कर लेंगे, ऊपर यहाँ जाएगा सेल कर देंगे। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम इस पैटर्न में। डबल टॉप पैटर्न या फिर एम पैटर्न, ये एम जैसी शेप का है, ये इसकी नेकलाइन, यहाँ से नेकलाइन ब्रेक और रिजल्ट आपके सामने, एक बड़ा अच्छा मूव। तो इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न होते हैं ना, इनमें सबसे ज्यादा मूव देखने को मिलता है। तो अभी क्लास के बाद जब भी आप चार्ट खोल के देखोगे तो ये सारे पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करना, अपने आप से ड्रॉ करने की कोशिश करना, और ड्रॉ करके ऐसे, और रीसेंट जो अभी ब्रेकआउट्स हुए हैं वो भी इसके बाद में आपको दिखाऊंगी कि अभी कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, अभी आगे आने वाले टाइम पर में उनमें कैसा मूव आ सकता है, अभी इसके बाद वो भी देखेंगे। पहले थोड़ा सा स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मतलब पैटर्न्स को। अब यहाँ पे देखो, ये फेक ब्रेकआउट है। कैसे फेक ब्रेकआउट है? मैंने बताया था ना कि ट्रेंड लाइन जब भी हम ड्रॉ ना कर पाए प्रॉपर, ये देखो ऊपर नहीं हो पा रहा, ठीक है, और नीचे आया बहुत छोटा सा मूव और यहां से आके वापस घूम गया। यहाँ पे भी हम प्रॉपर टच नहीं कर पा रहे थे। इधर देखो, अगर मैं नीचे वाली ट्रेंड लाइन को एक बार रिमूव कर दूं, ये हमने जबरदस्ती की ट्रेंड लाइन बनाई हुई है। तो बहुत सारे लोग ऐसे जबरदस्ती की ट्रेंड लाइन बना के ब्रेकआउट ढूंढने की कोशिश मत करना। ये देखो, इधर इधर और इधर, मतलब कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं हो पा रही है। तो ऐसी ये जो जबरदस्ती की अगर ट्रेंड लाइन बना देंगे तो यहाँ से ब्रेकआउट नहीं आएंगे, नहीं मिलेंगे। ठीक है, और कुछ स्टॉक्स में देख लेते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक। अगेन यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज दिखाना चाहती हूँ इस पैटर्न में। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, अब इसका ब्रेकआउट देखो कैसा हुआ है। ब्रेकआउट तो हमारे हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए था, एक कैंडल ऊपर सस्टेन करती, लेकिन ये कैंडल जो बनी है ये एक गैप अप के साथ कैंडल ऊपर बनी है। ध्यान से देखो, इसको गैप अप है, बीच में एक अच्छा खासा गैप दिख रहा होगा आपको, ये रहा, ठीक है, इतना बड़ा गैप, और फिर ये कैंडल बनी है, और लास्ट जो हमारा हाई था वो तो यहीं पर ही था, इधर इधर कहीं था। तो ऐसे भी पैटर्न्स को हम अवॉइड करेंगे जिसमें थोड़ी सी भी थोड़ा सा भी आपके मन में डाउट आ जाए ना कि ये पैटर्न तो बना है लेकिन पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पैटर्न को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ देखो, इसके बाद स्टॉक में मूव, डब्ल्यू पैटर्न बना है और अच्छा मूव आया है, साइडवेज हुआ लेकिन प्रॉपर स्टॉक में मूव आया है। गैप अप के साथ जितने भी ब्रेकआउट्स होंगे वो ब्रेकआउट फेल होने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं। डबल बॉटम पैटर्न, अब हमने डबल बॉटम पैटर्न में क्या पढ़ा था कि एक डब्ल्यू जैसा पैटर्न बनेगा, ठीक है, और ये जो इसका वी वाला, ये डब्ल्यू का ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये ठीक है, इसके पास हम एक नेकलाइन को ड्रॉ कर देंगे। लेकिन अगर हम इस पैटर्न को ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पे नेकलाइन कहाँ ड्रॉ की है, इधर। इस नेकलाइन को यहाँ ना ड्रॉ करके मैंने यहाँ पे क्यों ड्रॉ किया है? क्योंकि अगर मैं कभी चार्ट आगे अपलोड करूंगी तो आप बिल्कुल मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो कि मैम आपने यहाँ बताया था कि नेकलाइन को यहाँ ड्रॉ करेंगे, ये आपने यहाँ पे क्यों ड्रॉ कर दी? तो इसका रीजन क्या है? अगर मैं नेकलाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर देती इधर, ठीक है, तो आपको जस्ट यहाँ पे ऊपर एक लास्ट स्विंग नजर आ रहा होगा, मतलब स्टॉक ने यहाँ जाके वापस रिवर्स दिया है, तो
इधर ये वाला पार्ट जब तक ब्रेक नहीं होगा, मतलब ये रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक स्टॉक में मूव नहीं आएगा। तो सब इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। सिर्फ आंख बंद करके पैटर्न पे ही नहीं अप्लाई कर देना होता, ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है कि डब्ल्यू तो बना है, मतलब डबल बॉटम तो बना है, लेकिन ऊपर पीछे रेजिस्टेंस भी तो है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ, यहीं पे आके एक फेक ब्रेकआउट दिया और उसके बाद स्टॉक फिर घुस जाएगा और आपको लगेगा कि मेरा पैटर्न फेल हो गया, मतलब हमने तो डबल बॉटम से बाय किया था और ये फिर भी फेल हो गया। अब यहाँ देखो ये बना है डब्ल्यू जैसा और इस बार हमने बिल्कुल नेक लाइन के पास ही इसको ब्रेकआउट कंसिडर किया है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस कहाँ है? इधर, यहाँ पर इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो हम इसी को नेकलाइन कंसिडर करेंगे, लेकिन यहाँ पर नेकलाइन कंसिडर करेंगे इसको। आई होप समझ आ गया होगा सबको। एक बारी टाइम फ्रेम, अच्छा मैसेज किया है। टाइम फ्रेम मैंने सब में डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर लगाया हुआ है, 1 डे टाइम फ्रेम। हर किसी में मैं 1 डे टाइम फ्रेम देख रही हूँ। यहाँ पे हम अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो 15 मिनट या फिर आवरली या 2 आवर टाइम फ्रेम में नहीं देख सकते। अलॉन्ग विद पैटर्न और क्या पैरामीटर्स हैं? क्वेश्चंस ना मैं लास्ट में लेती हूँ सबके, ठीक है। और क्या पैरामीटर्स हैं जो आपका क्वेश्चन है ना, वो जब पूरी की पूरी क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि पैटर्न के साथ और क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होती हैं। बिल्कुल ये तो चीज़ है कि सिर्फ पैटर्न देख के हम स्टॉक में नहीं मतलब एंटर कर सकते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए। तो एक एक करके ही चीज़ें सीख पाएंगे, एक ही क्लास में सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट चार्ट लगाती हूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये है रेजिस्टेंस लाइन। ज़्यादातर आपको मेरे चार्ट में रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट ये ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। मैं वहाँ पे पैटर्न्स को ही मेंशन नहीं करती हूँ। पैटर्न्स क्यों नहीं मेंशन करती हूँ? क्योंकि मान लो अगर डबल बॉटम भी बना है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस ही तो है, ठीक है। डबल टॉप भी बना है तो वहाँ पर सपोर्ट ही तो है। अगर आप ध्यान से समझो तो क्या है, ये सारी चीज़ें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही तो है। बस आपने पैटर्न देख लिया कि पैटर्न क्या बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो ये चीज़ें बन रही है ये सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही है। आपको ईजी कराने के लिए ये पैटर्न्स बना दिए गए, पैटर्न फॉर्म में बना दिया गया है। अब यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लिखा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि ये रेजिस्टेंस है और ये ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से एक अच्छा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब इसको ही अगर मैं पैटर्न फॉर्म में बोलूँ तो ये देखो नीचे हेड हमें नजर आ रहा है, राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, तो क्या बन गया? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ब्रेक होगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक तो लेकिन रेजिस्टेंस ही हुआ है यहाँ पे। सी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेढ़ा बना हुआ है, ये टेढ़ा बना हुआ है। अब जो रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन को मैं ड्रॉ कर देती हूँ ऐसे, अलग अलग ड्रॉ करके बताती हूँ ताकि समझ में आ जाए इजीली। मैंने यहाँ पर इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न को भी भूल जाओ, मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन क्या है, मैं इसको रेजिस्टेंस का नाम देती हूँ। रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि 1 2 3 एंड दिस इज 4th टाइम। 4 बार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की, स्टॉक ने नहीं ब्रेक हुआ। इस बार यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिला और स्टॉक में एक हमें बहुत अच्छा मूव भी देखने को मिला। लेकिन अब इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे तो मैंने रेजिस्टेंस बोल दिया, लेकिन यहाँ पर भी मेरे को एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, ये जो मैंने बताया था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसको मैंने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया था। यहाँ भी सेम ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। तो जिसको जिस फॉर्म में समझ में आता है, अगर आप अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना सीख गए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि ये सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। बस इजीएस्ट फॉर्म में इनको कर दिया है पैटर्न्स बना के। यहाँ देखो बहुत अच्छा सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ।
यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ इस वाले चार्ट को दिखा के कि हर एक सपोर्ट को देखकर हम ये नहीं सोचते कि स्टॉक नीचे चला जाएगा, हर एक रेजिस्टेंस को देखकर हम ये नहीं सोचते कि स्टॉक ऊपर चला जाएगा। सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाएगा तो वहां से बियरिश मूव पॉसिबल है, रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट दे देगा तो वहां से बुलिश मूव पॉसिबल है। लेकिन स्टॉक ने हर बार क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉटम पे आ रहा है और यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। बॉटम पे आया रिवर्सल, बॉटम पे आया रिवर्सल, इस बार फिर बॉटम पे आया और यहाँ से रिवर्सल। तो जब भी आप अगर इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लगाकर देख रहे हो, वीकली टाइम फ्रेम पे लगाकर देख रहे हो, या फिर जो मैं अभी आगे और कुछ चीज़ें बताऊंगी कि इंडिकेटर्स क्या क्या लगाकर हमें पता चलता है कि स्टॉक बुलिश है, या फिर कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको देखकर ये पता चलता है कि स्टॉक में आगे अपकमिंग मतलब क्या मूव देखने को मिलेगा, तो उससे भी हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि स्टॉक को हम सपोर्ट पे बाय कर लेंगे या फिर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि हर एक सपोर्ट के पास अगर स्टॉक आ रहा है तो ये दिमाग में ख्याल नहीं रखना है कि यहाँ से अब अच्छा नीचे गिर जाएगा और मैं यहाँ से यहीं से सेल कर दूं इसको, नहीं, कभी भी नहीं। रेक्टेंगुलर पैटर्न बना है यहाँ पर, ब्रेकआउट मिला है और उसके बाद इतना बड़ा मूव। ये देखो फिर से यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ है, प्रॉपर ब्रेक हुआ है सपोर्ट, इधर दिख रहा है ना, प्रॉपर ब्रेकआउट मिला है। उसके बाद देखो कि क्या स्टॉक ने हाल मचाया है, एकदम प्रॉपर ढंग से जम के गिरा यहाँ से। ठीक है, अब पता नहीं किसी को यहाँ पे नीचे दिखा या नहीं दिखा, मुझे लेकिन दिख गया, नीचे गया स्टॉक और यहाँ पे जाकर एक फिर से डब्ल्यू जैसी फॉर्म में पैटर्न बनाने की कोशिश की इधर। डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न, ये जो भी है डबल टॉप और डबल बॉटम, ये ज्यादातर या तो नीचे बनेंगे एक बड़े फॉल के बाद या फिर ऊपर बनेंगे। ठीक है, और कोई स्टॉक देख लेते हैं। कोफोर्ज, अच्छा कोफोर्ज तो मैंने आपको दिखा दिया था। अब मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स दिखा देती हूँ जिसमें अभी रिसेंटली मेरे को ब्रेकआउट्स मिले हैं, मैंने मेंशन किए हुए हैं लोगों के लिए। एम्फोसिस, यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है इधर कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, मतलब इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा। अभी रिसेंटली जो देखने को मिल रहा है स्टॉक में, इसके ऊपर निकलेगा स्टॉक तो ऊपर चला जाएगा। इसको डब्ल्यू पैटर्न भी कंसिडर कर सकते हैं, मतलब डबल बॉटम भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेक होगा, ये नेकलाइन ब्रेक होगी डब्ल्यू की, तो यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो आगे जाके सपोर्ट बन जाता है, और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है। या फिर जो सपोर्ट होता है वो आगे जाके रेजिस्टेंस बन जाता है। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, मतलब रेजिस्टेंस आगे जाके सपोर्ट बन जाएगा या सपोर्ट आगे जाके रेजिस्टेंस बन जाएगा, कुछ भी कह लो आप। यहाँ पर हमें ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही थी, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक हुई, स्टॉक नीचे आया, स्टॉक दोबारा यहीं पर आके देखो इसी लेवल पे आकर रुक रहा है बार बार, मतलब कुछ तो बात होगी इस लेवल में, जो यहाँ पर आके 3 बार स्टॉक ने सेम जगह पे आके रुका है। ठीक है, तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाएगा तब तक स्टॉक ऊपर नहीं निकलेगा। अगर प्रीवियस हम पीछे चार्ट पर जाएं ना, पीछे जाकर देखें तो एक चीज देखने को मिल रही है, एक सेकेंड, ये देखो, पहले भी ये रेजिस्टेंस था इधर, और इस जगह पे आकर स्टॉक साइडवेज हो गया था। मतलब जब भी स्टॉक एक
जगह पे आकर साइडवेज हो जाता है, तो वो अपने आप में रेजिस्टेंस भी बन जाता है और सपोर्ट भी बन जाता है। वहां पर हम रेक्टेंगुलर पैटर्न ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी किसी जगह पे आकर स्टॉक रुक जाए तो आगे आने वाले टाइम पर भी सेम चार्ट अपनी हिस्ट्री को ही रिपीट करता है, तो आगे आने वाले टाइम पर भी हम उस लेवल को मार्क करके रखेंगे कि इस लेवल पे आया तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। अगर वहां पे आकर स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो जब तक उसको ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तब तक हम बाय नहीं करेंगे, या फिर अगर स्टॉक गिर रहा है तो वहां से एक ब्रेक नीचे अगर सस्टेन कर गई कैंडल्स तो वहां से एक अच्छा खासा बियरिश फॉल देखने को मिल जाएगा। अब मैं एक बारी क्वेश्चंस ले लेती हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे को यहाँ पर जल्दी जल्दी आप क्वेश्चंस मेंशन करो, फिर क्लास को क्लोज करेंगे। कोई बात नहीं। आप क्या था ये मूविंग एवरेजेस, जो मूविंग एवरेजेस या फिर और पैरामीटर्स का पूछ रहे हो ना, वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगी, ठीक है। आज सिर्फ चार्ट पैटर्न्स की क्लास थी, तो चार्ट पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस है तो आप मेरे को बाद में मैसेजेस भी कर सकते हो, मैं उसमें भी रिप्लाई कर दूंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। मिनिमम 2 कैंडल्स का वेट करना है बिफोर टेकिंग एंट्री। हाँ, मिनिमम 1 कैंडल या 2 कैंडल का वेट करना ही करना है, तभी एंट्री ले सकते हो। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ब्रेकआउट विद वॉल्यूम बेसिस? 1 डे टाइम फ्रेम इज रिकमेंडेड फॉर स्विंग ट्रेड और 1 वीक इज ऑल्सो कंसिडर। अभी फिलहाल आपको सिर्फ 1 डे टाइम फ्रेम को कंसिडर करना है। 1 वीक के लिए आगे जो मैं क्लासेस लूँगी तब देखो, पता है टाइम फ्रेम जितना बड़े पे हम जाएंगे ना उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है स्टॉक के मतलब सक्सेसफुल होने की। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेक हो रहा है तो स्टॉक अच्छा ऊपर जाएगा। अगर वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉक में बियरिश हमें पैटर्न मिल रहा है तो अच्छा नीचे जाएगा। लेकिन हम उतने ज़्यादा लंबे टाइम, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ट्रेड कर रहे हो, आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। हम लोग अगर स्विंग ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड का मतलब है कि मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड 15 to 20 डेज। अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हैं और इतने कम टाइम के लिए हम स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं तो उसके लिए हम 1 डे टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट मेरे को लगता है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं क्लोज करते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है। और इसकी पीडीएफ भी जो मैंने आपको बताई है वो भी मैं आपको सबको शेयर कर दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।